डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फिजिक्स इन्फो चैनल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि म्यूट के इंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंटिन्यू है। 20 अगस्त से जो टेस्ट थे, इंट्रेंस टेस्ट, ये जो है वो स्टार्ट हुए थे और बीच में कुछ गैप आया, उसके बाद ये दोबारा जो है वो कंटिन्यू हुए। सो आज हम जो है एक पास्ट पेपर जो लिया गया 21 अगस्त को इंट्रेंस टेस्ट का, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इस पास्ट पेपर में फिजिक्स के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट के फिजिक्स के पोर्शन के 25 मार्क्स होते हैं, 25 एमसीक्यूज के मुताबिक। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की और ट्यूटोरियल्स वीडियोस जो कि पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं वो आपको मिल सकें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल में मौजूद हैं, सो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए आसानी हो, उनको एक आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं और किस टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा फोकस फिर उन्हीं टॉपिक में करें। वैसे तो तमाम ही टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिलेबस में दिए हुए होते हैं, लेकिन जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं समटाइम हमें उनसे आइडिया हो जाता है कि हमें इसके मुताबिक जो है अपनी जो तैयारी है वो और ज़्यादा करनी है, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो तमाम ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस एक टॉपिक जो हमारे पास मौजूद होगा या जो सवाल होगा उसका आंसर हम देखेंगे और अलग अलग एस्पेक्ट में वो टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन बतानी है, बहुत आसान है। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक हम डायमेंशन बना लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकिन, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। वेक्टर होता है हमारे पास वेलोसिटी, तो इसका हम यूनिट बनाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके मुताबिक अगर हम डायमेंशन बनाएं तो डायमेंशन हमारे पास बनती है मीटर। हमारे पास लेंथ का यूनिट है, इसकी डायमेंशन हमारे पास एल होती है, और टाइम हमारे पास सेकंड का यूनिट है, इसकी हमारे पास डायमेंशन टी होती है। अब चूंकि टाइम हमारे पास टी स्क्वायर लगा हुआ है, सो ये हम यहाँ पर लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। सम टाइम यही डायमेंशन कुछ दूसरे ऑप्शन में भी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे भी बने हुए आते हैं, ये वाले ऑप्शन नहीं आते। लेट्स सपोज पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर एल नॉट टी -1, एक ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से एक और हम ऑप्शन ले लेते हैं, एम नॉट एल -1 टी -2, इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। एक फाइनल ऑप्शन हम लिख लेते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये एम नॉट एल और टी -2। सो ये इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो दुरुस्त हमारे पास ऑप्शन है, ये करेक्ट है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये होती है, तो अब इनमें से कौन सा लगाएं? तो स्टूडेंट, इनमें से अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाए तो हमारे पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर जो एम आ रहा है ये मास की डायमेंशन है।
अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मास नहीं आता, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं मास पे एम नॉट है। नॉट का मतलब ये है कि यहां पर, या जीरो पावर का मतलब ये है कि यहां पे कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है। जिस क्वांटिटी के ऊपर पावर जीरो होगी, इसका मतलब वहां पे कोई जो है वो क्वांटिटी मौजूद नहीं है, वो पूरी क्वांटिटी जीरो है। यहां पर जो डायमेंशन है बेसिकली ये जीरो डायमेंशन है, ठीक है। सो लिहाजा ये जीरो हो गई, एल वन है और टी माइनस टू ये आ गई डायमेंशन। सो हमारे पास ये दुरुस्त हो जाएगा। ये भी गलत होगा और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन लगा हुआ है और यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी डायमेंशन जीरो और यहाँ पे माइनस टी वन। सो इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब और एमसीक्यूज को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सो सेकंड है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। दूसरा है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, जैसा कि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं ऑप्शन आपको ये दिया जाए, ऑप्शन इस तरह से भी बना के दे दिया जा सकता है, ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एफ। दूसरा ऑप्शन आ सकता है ए इज इक्वल टू एम एफ, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकते हैं। और तीसरा हम करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब तीन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि एम डिवाइड कर रहे हैं, जाके मल्टीप्लाई करेगा, एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी, तो ये दुरुस्त है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ और दूसरी कंडीशन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है। मास को हम डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। मास हम डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो मास को हम डबल करते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से फोर्स का रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, फोर्स को डबल करेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह के सवाल आते हैं। अब तीसरा एमसीक्यू हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा है हमारे पास क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमें पता है तो फोर्स जो है ये बराबर होती है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सवाल ये भी आ सकता है, ठीक है, कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मासेस को बढ़ाएंगे फोर्स भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, ये भी सवाल बन सकता है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज डबल्ड व्हाट विल बी द फोर्स, कि अगर सेपरेशन को हम डबल करेंगे फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब भी इनवर्सली रिलेशन में डिवाइडेड वाली क्वांटिटी में स्क्वायर आ जाए उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, याद रखिएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब उसके मुताबिक अगर ये वाली चीज डबल होगी तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सेपरेशन को आप डबल करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। ये जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी पूछ लेते हैं समटाइम, तो आपको याद होनी चाहिए।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लिख भी सकते हैं साथ में, और ये मैं क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो चौथा है हमारे पास, चौथा सवाल, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से गैमा रेज प्रॉपर्टीज, गैमा रेज प्रॉपर्टीज, गैमा रेज प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स गैमा रेज प्रॉपर्टीज सवालात में आ सकती हैं। इसमें सवालात एक आपका ज्यादातर जो अभी जो पास पेपर में बना है, ये पेनेट्रेशन पावर का बना है कि पेनेट्रेशन पावर क्या होगा। गामा रेस का पेनेट्रेशन पावर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब भी रेजेस किसी मीडियम में जो है वो पास हो जाए, वो उस मीडियम में जितना डिस्टेंस कवर होगा, इसको हम उसका पेनेट्रेशन पावर कहते हैं। तो गामा रेस का पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप इसको किसी मीडियम से गुजारते हैं तो वहां उस मीडियम के अंदर ये कुछ मीटर का फासला तय कर सकती है। डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। अगर आपने कोई पेपर शीट ली है तो कई मीटर तक वो पेपर शीट को पास कर जाएगी, कई मीटर का फासला पेपर शीट में तय हो जाएगा। और अगर आपने कोई मेटल लिया है तो उसमें कुछ सेंटीमीटर का फासला तय होगा, या फिर कुछ मीटर का फासला भी तय हो सकता है। इसी तरह से लेड वो हमारे पास मटेरियल है जो सबसे ज्यादा जो है इसके जो पेनेट्रेशन पावर है उसको ओवरकम करता है, यानी कि गामा रेस को कि जो पेनेट्रेशन पावर है उसको कम कर देता है, उसको ज्यादा पास होने नहीं देता। गामा रेस लैड में ज्यादा पास नहीं होती। लैड हमारे पास एक हाई डेंसिटी जो है वो मटेरियल है। सो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, और फिर अल्फा का होता है। गामा रेस के बाद जो है वो बीटा रेज आती है, और बीटा रेस का पेनिट्रेशन पावर कंपेरेबल टू द गामा रेस कम होता है, और कंपेरेबल टू द अल्फा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये फ्यू सेंटीमीटर तक जो है ये पेपर शीट को पास कर सकती है, और जो मेटल है उसमें ये रुक जाती है। अगर अल्युमिनियम मेटल हम लगा देंगे तो ये उसमें रुक जाएगी बीटा रेस। इसी तरह से अल्फा रेस का पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है। सिर्फ पेपर पे, ओनली पेपर आप रख के अल्फा रेस को रोक सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह यह भी है कि अल्फा रेस का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है उसके ऊपर ये रेज रुक जाती है। चाहे पेपर ही क्यों ना हो, पेपर पे रुक जाएगी, उसको पास नहीं कर पाएगी। सो ये जो है वो प्रॉपर्टीज है अल्फा बीटा गामा रेजेस की, और गामा रेज का ये पेनिट्रेशन पावर हो गया। दूसरा जो आता है हमारे पास, ये आयनाइजिंग पावर आता है। आयनाइजिंग पावर। सो स्टूडेंट्स आयनाइजिंग पावर किसे कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। इसका सवाल अक्सर बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आयनाइजिंग पावर कहते हैं कि जब कोई भी रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, किसी मीडियम में पास हो या फिर गैसेस में इंटर हो और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर दे या उनको स्प्लिट कर दे पॉजिटिव नेगेटिव आयन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आयनाइजिंग पावर होती है उस रेज की, चाहे अल्फा बीटा या गामा रेस हो। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी रेज ज्यादा स्प्लिट करेगी मॉलिक्यूल्स को जब वो उस मीडियम में जाएगी या गैसेस चैम्बर में जाएगी। सो गामा रेस को जब हम गुजारते हैं गैसेस चैम्बर में, सो कुछ ही मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं आयंस के अंदर। तो गामा रेस का जो आयनाइजिंग पावर होता है सबसे कम होता है। ठीक है, दूसरा बीटा रेस जो होती है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास बीटा रेस जो होती है उसमें बीटा रेस में जो आयनाइजिंग पावर होता है कंपेरेबल टू द गामा रेस ये ज्यादा होता है, क्योंकि बीटा रेस जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती है, आयंस में कन्वर्ट कर देती है। अगर उसको गैस के
चैम्बर से पास करवाया जाए। इसी तरह से अल्फा हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आइंस में कन्वर्ट कर देती है अगर उसको गैस के चैम्बर में इंटर करवाया जाए। सो अल्फा का आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स हैवी मास। ठीक है, इसके हैवी मास की वजह से इसका आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स को आइंस में सबसे ज्यादा कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है अल्फा रेस, और गामा रेस सबसे कम। तो गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा और आयनाइजिंग पावर सबसे कम। तो इस तरह से ये आपसे सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है इसकी, कि सीक्वेंस बताएं आयनाइजिंग पावर अल्फा बीटा गामा, सीक्वेंस बताएं पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गामा। तो ये आपको याद होनी चाहिए, डिटेल में आपको बता दिया है, होप के अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल है बाय हुक्स लॉ। बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्रेसिबिलिटी की या फिर इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहां पे हुक्स लॉ आता है। हुक्स लॉ हमें कहता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये बराबर होती है माइनस के एक्स के। यहां पर फोर्स है वो फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स जिसके जरिए जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेच हो रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है। ये हमारे पास वो फोर्स हो गई, इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास माइनस है, माइनस में अभी बताता हूं आपको किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। पहले आप ये देख लें के क्या है, कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ये इसका यूनिट है। इसकी डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है लेकिन इसकी कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट कोई इसका नहीं। एक्स हमारे पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पार्टिकल या बॉडी इलास्टिक ऑब्जेक्ट में, जैसे कि स्प्रिंग। मास अटैच टू स्प्रिंग के अंदर जब मास को स्ट्रैच करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रैच होता है और फिर वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है। इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम अलग टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे, अभी हम एमसीक्यूज के ऊपर ही फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर यहां होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट होगी। ठीक है, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा। नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये भी सवाल बन सकता है। तो सवाल बहुत तरह से बन सकते हैं, लेकिन जो फोर्स का रिलेशन है ये एक्सटेंशन है। जितना एक्सटेंशन बढ़ाएंगे उतनी जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है ये ज्यादा होगी। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की मीनिंग ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पुश और पुल करती है ऑब्जेक्ट को, बेटा याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर हुक्स लॉ कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी, और भी हमारे पास एमसीक्यू है और क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास छठा हम देख लेते हैं, टेम्परेचर डेफिनेशन। टेम्परेचर डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, स्केल्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर का सवाल बहुत अहम है, बहुत मर्तबा आता है और बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और अक्सर जो है वो एंट्रेंस टेस्ट में जो है वो बार बार रिपीट होता है। टेम्परेचर की डेफिनेशन सिंपल है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बेसिकली टेम्परेचर हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी में कितनी ज्यादा हीट मौजूद है। जितनी ज्यादा हीट होगी वही उसका टेम्परेचर होगा बेसिकली। ठीक है, और उसको हम फिर डिग्री के हिसाब से मेजर कर रहे होते हैं कि कितनी डिग्री हॉटनेस और कितनी डिग्री कोल्डनेस के हिसाब से, तो उससे हम टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है,
उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर अलग अलग स्केल्स में आते हैं हमारे पास। स्केल्स केल्विन स्केल में भी होता है, सेल्सियस स्केल में भी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में भी होता है। सो केल्विन स्केल को हम मैथमेटिक्स स्केल कहते हैं और ये एसआई जो है वो सिस्टम में आता है, यानी कि अगर टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो केल्विन होगा। एसआई यूनिट इज केल्विन, एसआई यूनिट केल्विन के इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकल स्केल भी कहते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पास टॉपिक है उसमें यही वाला स्केल यूज होता है जब हम जो है वो चार्ल्स लॉ को स्टडी करते हैं इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन टेम्परेचर हम यूज करते हैं वहाँ पे। सो इसी तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको बता दें कि सेल्सियस जो स्केल है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आते हैं ये सेल्सियस स्केल में होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये नापा जाता है ज़्यादातर सेल्सियस में। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल भी बहुत सारे जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में बहुत जगहों पे यूज़ होता है फ़ारेनहाइट स्केल। बहुत सारे कंट्रीज़ में ज़्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है। अब इसकी कुछ कन्वर्जन है, इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब आप सेल्सियस टू केल्विन स्केल कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, इसी तरह से जो केल्विन टू सेल्सियस करेंगे कैसे होगा, या फिर जो है आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है तो कैसे होगा। ये सारी कन्वर्जन आप देख सकते हैं। कन्वर्जन भी आ सकती है कि अगर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है तो ये केल्विन में कितना होगा और जो है फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कितना होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आपने करनी है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन प्रॉपर्टीज और स्केल्स हो गई। ठीक है, और जो है वो ये इसके बारे में ज़्यादातर इसी तरह के सवालात आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। स्टूडेंट्स, लाइक चार्जेस का सवाल आ सकता है। लाइक चार्ज किसे कहते हैं? जो सेम चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये लाइक चार्ज है। ठीक है, अनलाइक चार्ज हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस हो गए और ये अनलाइक चार्जेस हो गए। अब लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं, इसी तरह से चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कूलम कांस्टेंट भी है। कूलम कांस्टेंट, अक्सर कूलम्स लॉ आपसे पूछा जाता है, उसमें कूलम कांस्टेंट आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अक्सर कांस्टेंट पूछ लिया जाता है, इसकी डायमेंशन भी पूछ ली जाती है। सो ये जो है वो इस तरह के सवालात बनते हैं, आपको पता होने चाहिए चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड मैं आपको जो है वो आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है जो चार्ज से रिलेटेड है वो जो है वो स्टडी करें, क्योंकि रेस्ट चार्ज से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास है एक और सवाल, फील्ड चार्ज डेफिनेशन। फील्ड चार्ज डेफिनेशन। सो फील्ड चार्ज क्या है? सबसे पहले इसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता हूँ। फील्ड बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो स्टूडेंट, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज अगर किसी जगह पर प्लेस हो तो उसके अराउंड एक रीजन होता है, उसके अराउंड एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। सो जब भी कोई दूसरा चार्ज
हम उस फील्ड के अंदर रखेंगे, उस पर एक फोर्स लगेगी, उस पर फोर्स लगेगी उस फील्ड चार्ज की वजह से, ठीक है, क्योंकि उस फील्ड चार्ज की वजह से उसकी सराउंडिंग में, उसके अराउंड फील्ड मौजूद है, तो जब भी हम एक चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। जैसे कि मार्कर है, अगर मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के सरफेस पे रखा हुआ हो तो उसको जमीन अट्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन वो अपनी जगह पे रेस्ट में स्टिल रुका हुआ है। लेकिन जब हम उसको, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, किसी हाइट पे उसको ले आएंगे, सो फिर उसके ऊपर एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी। अब उसको रेस्ट में वो नहीं रहने देगी, उसको मोशन में ले आएगी, यानी कि नीचे ग्राउंड की तरफ ले आएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम फील्ड चार्ज में कोई एक चार्ज रखते हैं जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, सो फिर फोर्स उसके ऊपर लगती है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे अट्रैक्ट जो है वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगती है यहाँ पे, ठीक है। सो बना के आपको दिखा देते हैं, ये हमारे पास चार्ज हो गया, ठीक है। इसके सराउंडिंग में जो हमारे पास फील्ड होगी, ये हमारे पास ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस चार्ज को हम फील्ड चार्ज कहते हैं। सो फील्ड चार्ज स्टूडेंट ये वो चार्ज होता है कि जिसकी सराउंडिंग में, जिसके अराउंड फील्ड जनरेट हो, और कोई भी जब हम चार्ज, एक टेस्ट चार्ज यहां पे ला कर रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगे, ऐसे चार्ज को फील्ड चार्ज कहा जाता है। और ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स 13 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है ये। विच ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग which of following wave produced by fluorescent light? फ्लोरसेंट लाइट स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट्स होती हैं उसको हम कहते हैं जो फ्लोरसेंट लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट्स जो घरों में चलती है, रोशनी जो है जिससे आती है, ये इनमें से जो है वो कौन सी वेव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। 4 ऑप्शन कोई से भी दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज कि आपको यूवी का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट वेव का भी आपको जो है वो वेव दी जा सकती है, उसका आपको स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। इसी तरह से जो माइक्रोवेव है, ये ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, ये वेव आपको दी जा सकती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी दी जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन आपको रेडियो वेव का दिया जा सकता है, रेडियो वेव। और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है विजिबल विजिबल लाइट का, या विजिबल वेव भी आप इसको कह सकते हैं। विजिबल चले, लाइट को नहीं लिखते, वेव लिख देते हैं, विजिबल वेव। तो अगर ये 4 ऑप्शन हो, इसमें से दुरुस्त कौन सा होगा? फ्लोरसेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो लाइट जो घरों में चलती है, इसका मतलब विजिबल लाइट या विजिबल वेव। तो स्टूडेंट्स, विजिबल वेव है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स, गामा रेज, और इसी तरह से विजिबल जो लाइट है, विजिबल लाइट वेव्स, उसका रीजन भी मौजूद है। ये अलग अलग वेव के रीजन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक और उसकी वेवलेंथ यहाँ पर दी जाती है। ये आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है
विजिबल लाइट वेव की वो 10⁻14 टू 10⁻15 जो है वो हर्ट्ज तक होती है, और इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻6 मीटर तक इसकी जो है वो वेवलेंथ होती है। तो ये स्पेक्ट्रम आपको समटाइम जो है इसकी वेव या इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज में, इसके ऑप्शन में। तो अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करके जाएं आप, और इसमें कोई भी सवाल हो तो वो लाजमी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम जो है वो उसका जवाब देंगे। तो ये इस तरह से सवाल बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब जो है वो हमारे पास एक और सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग मोशन is one rocket is fired। सो ये सवाल तो बहुत आसान है कि जब भी रॉकेट लॉन्च हो तो वो कौन सी मोशन होगी। आपने देखा है रॉकेट अगर लॉन्च होगा तो उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ होगा, यानी कि ऐसे, ये अगर रॉकेट लॉन्च हुआ है तो ये उसका पाथ होना चाहिए, तो इसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। और पैराबोलिक पाथ हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है।